नमस्कार। आज मैं आप लोगों को 1 मिनट थोड़ा मास्क निकालता हूँ। आज आप लोगों को वैक्सीन और जो इंडिया में वैक्सीन उपलब्ध है उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मैंने वैक्सीन के ऊपर बनाया है। साथ साथ इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ओके, सो एक्चुअली हमारी जो पेशियां हैं या हर किसी की जो पेशियां हैं, जो उसके ऊपर जो सेल होता है, सेल के ऊपर एक प्रोटीन होते हैं। हर किसी के एक यूनिक प्रोटीन होते हैं और वो यूनिक प्रोटीन उस सेल की पहचान होती है। और हमारी सेल के प्रोटीन को पहचानते हैं और इसलिए हमारे सेल को हमारी जो एंटीबॉडीज़ है, हमारी जो पेशियां है, सफ़ेद रक्त पेशियां, वो उसे मारती नहीं है क्योंकि वो जानती है कि ये हमारी पेशियां हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया के भी जो सेल वॉल होता है उसके ऊपर जो उसके प्रोटीन होते हैं वो बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जब वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाता है तो हमारा शरीर ये पहचान लेता है कि ये जो प्रोटीन है ये बैक्टीरिया का प्रोटीन है, ये अलग है, हमारे शरीर से अलग है, और इसलिए वो इसको मारने के लिए कोशिश करते हैं और फिर इम्यूनिटी उसकी बनती है। तो इसी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर कोई एक यूनिफॉर्म आदमी ने पहना है और रेड कलर की टोपी पहनी है तो वो रेड कलर की टोपी मान लीजिए कि वो उसकी प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन है, और जिससे हम लोग पहचान लेते हैं कि ये इंडियन आर्मी है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी दूसरा यूनिफॉर्म में आ जाए, दूसरा कैप पहन के, तो हम लोग तुरंत पहचान सकते हैं कि ये हमारे आर्मी का नहीं है या ये दूसरा आदमी है, ये घुसपैठिया है, और फिर इसको दबोच कर इसको पकड़ के इसके ऊपर प्रक्रिया की जाती है। इसी तरह से अपने शरीर में बाहर से आया हुआ कोई भी जंतु हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, उसके ऊपर जो उसके सरफेस प्रोटीन होते हैं वो अलग होते हैं, जिसे एंटीजन कहते हैं। और इस एंटीजन वो बाहर के होने के नाते शरीर इसे पहचानता कि ये बाहर के है और इसके ऊपर एंटीबॉडीज बनाता है, या उसके पास ऐसे पेशियां भेजते हैं जो पेशियां उसे खा के उसे मार देते हैं। देखिए, अगर कोई दूसरा आदमी आ जाए तो हम लोग उसे पकड़ के उसके ऊपर प्रक्रिया की जाती है। इसी तरह से बाहर से जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया या वायरस आते हैं उसको पकड़ने के लिए हमारे पास दो तरह की पेशियां हैं। एक बी सेल है, एक टी सेल है। बी सेल है वो जब बैक्टीरिया या वायरस बाहर रहता है, मतलब पेशी बी सेल के बाहर, तब उसके ऊपर अटैक कर सकता है, वो उसको अंदर नहीं ले सकता। लेकिन टी सेल है वो जब बैक्टीरिया या वायरस सेल के बाहर है तो उसको नहीं अटैक कर सकता। जब वो सेल के अंदर चला जाता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब वो जेल में चला जाएगा तब उसके ऊपर जो प्रक्रिया होती है वो टी सेल करती है, और जेल के बाहर रहता है, खून में इधर उधर घूमते रहता है या पेशी में है, तो तब उसके ऊपर अटैक करने के लिए बी सेल होती है। हमारे पास कुछ जैसे पुलिस होती है, पुलिस सड़कों पे पकड़ लेती है लोगों को, उसी तरह से फैगोसाइट्स होते हैं। जो फैगोसाइट्स एक वाइट रक्त पेशियां होती है, और ये वाइट रक्त पेशियां ये ढूंढ के ये वायरस को या बैक्टीरिया को पकड़ लेती है और उसे अपने सेल के अंदर बंद करके फिर वो बी सेल या टी सेल के पास लेके जाती है उसको फर्दर प्रक्रिया करने के लिए। बी सेल करता क्या है? बी सेल देखता है कि ये वायरस की जो सरफेस का जो प्रोटीन है वो अगर ट्रायंगुलर है तो उसके ट्रायंगुलर एंटीबॉडीज बनाता है, और वो एंटीबॉडीज फिर उसको चिपक जाते हैं ताकि वो अपना कार्य नहीं कर सके। अगर ये गोल है तो गोल एंटीबॉडीज बनाई जाती है, अगर वो किसी और प्रकार के है तो उसी के अनुरूप एंटीबॉडीज बनाई जाती है। लेकिन जब नई कोई बैक्टीरिया आ जाता है जिसके कि एंटीबॉडीज नहीं बने हुए हैं, तो ये बैक्टीरिया या ये वायरस फिर अपने शरीर में फैलता है और इस तरह से हमारे शरीर में बीमारी होती है। तो टी सेल जो है, जैसे मैंने कहा कि वो बाहर वाले सेल को नहीं पकड़ सकता, तो उसको प्राइम करने के लिए कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं, वो बैक्टीरिया को अंदर लेते हैं और उसकी प्रोटीन्स को इस लायक बनाते हैं कि वो टी सेल के अंदर चला जाए, जेल के अंदर चला जाए, और एक बार अंदर जाने के बाद फिर टी सेल उसको मारने का काम करती है। तो हमारे पास कुछ डेंड्राइटिक सेल्स हैं जो सफ़ेद रक्त पेशी हैं, वो वायरस को लेते हैं अंदर और बी सेल के पास लेके जाते हैं। कुछ मैक्रोफेजेस है वो भी इसको पकड़ के या तो डाइजेस्ट कर देते हैं या मार देते हैं।
या उसको टी सेल के बी सेल के पास लेके जाते हैं और बी सेल उसके एंटीबॉडीज बना के उसके ऊपर चिपक जाता है ताकि वो बैक्टीरिया अपने सेल के अंदर प्रवेश ना कर पाए। और बहुत सारे टी सेल्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं वो मैंने ये इसलिए बताई है, इतनी बिजी स्लाइड है कि वो बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स बनाते हैं और वो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए अपने अपने काम करते हैं। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोविड वायरस जो चल रहा है। हेलो, हाँ सर, ठीक सर, मैं देखता हूँ सर, जी मैं देखता हूँ सर। ये जो कोविड वायरस के अंदर ब्लड के अंदर लंग्स के अंदर जो पानी भर जाता है वो इन प्रक्रियाओं की वजह से है, तो ये जानने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस के भी ऊपर भी जैसे मैंने कहा कि उसके प्रोटीन होते हैं, सरफेस के प्रोटीन, ये उसके अंदर का जीनोम है और ये उसके सरफेस प्रोटीन है। ये सरफेस प्रोटीन हमारे सेल के प्रोटीन्स भी होते हैं, ये सरफेस प्रोटीन पे चिपक के फिर अपने शरीर में जाता है। लेकिन हमारे शरीर में अगर ACE2 रिसेप्टर और TMPRSS2 रिसेप्टर अगर नहीं है तो वायरस अंदर जा नहीं सकता। इसलिए कुछ जो छोटे बच्चे रहते हैं जिनमें ये रिसेप्टर्स डेवलप नहीं हुए हैं, या कुछ लेडीज़ हैं जिनमें ये रिसेप्टर्स डेवलप नहीं हुए हैं, उनको ये कोरोना वायरस अंदर उनके जा नहीं सकता, तो उनको कोरोना वायरस होता नहीं। लेकिन ज़्यादातर ये ACE रिसेप्टर्स और TMPRSS2 रिसेप्टर ये नाक के अंदर की जो पेशियाँ होती है वहाँ, मुंह के अंदर की जो पेशियाँ होती है वहाँ, और लंग्स के अंदर जो पेशियाँ होती है वहाँ ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और इसीलिए ये वायरस जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये नाक की पेशियों में ये ACE इनहिबिटर्स, ACE2 और TMPRSS जो रिसेप्टर्स है वो ज़्यादा मात्रा में होने के कारण वायरस उस पर चिपक के अपने शरीर के अंदर घुस जाता है और इस तरह से हमें वायरस की बीमारी होती है। और इसीलिए नाक और मुंह को बंद करना या ढक लेना वो बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाना इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो वायरस हमारे नाक और मुंह के अंदर ना जाए। अगर हमारे शरीर पे वायरस चला जाए तो यहाँ से वो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे शरीर के स्किन के सेल्स के ऊपर ये ACE2 और ये TMPRSS रिसेप्टर्स होते नहीं हैं, इसलिए शरीर से अंदर नहीं जा सकता। अगर वो लीवर के ऊपर भी गिर जाए तो लीवर से अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर ये नहीं होते हैं। तो ये रिसेप्टर जहाँ जहाँ होते हैं वहीं से अंदर वायरस जा सकता है, और ज़्यादातर इसकी जो संख्या है वो नाक और मुंह के अंदर और लंग्स के अंदर ही होती है। इसलिए ये वायरस लंग्स और मुंह और नाक की तरफ से आपके शरीर में जाता है। इसमें ये बताने की कोशिश की है कि जिसके पास ये ACE2 इनहिबिटर्स है, रिसेप्टर्स है, इसको वायरस पकड़ के पूरा सेल के अंदर अपने शरीर में चला जाता है और फिर अपने अंदर का जो जीनोम है वो बाहर निकालता है। लेकिन जिसके पास ACE2 और TMPRSS दोनों है तो वो वहीं पे वायरस गल के उसका जीनोम है, जो DNA है या RNA है, जो उसके जीनोम है वो बाहर निकलते हैं। ये अपने न्यूक्लियस में जाके ये वापस डुप्लीकेट बनाते हैं और एक वायरस अपने पेशी में जाने के बाद हज़ारों वायरस की पेशियां एक सेल से बनाता है और फलस्वरूप ये सेल बड़ा हो जाता है, वो वायरस से भर जाता है और फिर बर्स्ट होकर मर जाता है। और ये एक सेल में से हज़ारों वायरसेस फिर दूसरी जगह चली जाते हैं, वो दूसरे पेशी को अटैक करते हैं और इस तरह से बीमारी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर एंटीबॉडीज़ बनते हैं तो आप देखिए एंटीबॉडीज़ उसके सरफेस प्रोटीन पे चिपक गए हैं, तो वो ये ACE इनहिबिटर्स और TMPRSS और ACE2 रिसेप्टर्स को चिपक नहीं सकते और वायरस अंदर नहीं जा सकता। तो इसलिए अपने बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ बनना बहुत ज़रूरी है। तो एंटीबॉडीज़ बनने के लिए या तो ये नॉर्मल हमें वायरस का बीमारी होना चाहिए, और हमें अगर वायरस की बीमारी ना होते हुए हमें एंटीबॉडीज़ बनाना है तो वैक्सीन बनाते हैं। तो वैक्सीन करते क्या है, वैक्सीन एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं ताकि आपके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हो, तो अगर वायरस आ जाए तो वो एंटीबॉडीज़ उसको अपने शरीर में प्रवेश करने से रोकेंगे। देखिए ये वायरस है और ये इसके प्रोटीन्स हैं, और इसको अगर एंटीबॉडीज चिपक जाते हैं तो ये वायरस फिर अपने शरीर में जा नहीं सकता। नॉर्मली कितना समय लगता है एंटीबॉडीज बनने में अपने शरीर में, वो मैंने बताने की कोशिश की है। ये जो लाल है ये IgE एंटीबॉडीज़ है, ये तुरंत बढ़ते हैं, जैसे वायरस आ जाए तो IgM एंटीबॉडीज़ बनते हैं। लेकिन लंबे समय तक एंटीबॉडीज़ बनने वाली IgE की प्रक्रिया होती है, उसको अगर आप देखेंगे 21 दिन लगते हैं, 3 हफ्ते या 3.5 हफ्ते लगते हैं वायरस एक बार होने के बाद
3 हफ्ते के बाद आपके पास एंटीबॉडीज़ आती है, तो 3 हफ्ते तक आपकी बीमारी आपको चल सकती है या आप ज़्यादा सीरियस भी हो सकते हैं। लेकिन 3 हफ्ते जैसे हो जाते हैं आपकी एंटीबॉडीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो वायरस को मार देती है। लेकिन एक बार वायरस आपके बॉडी में चला जाए और दोबारा आपको वायरस हो जाए, फिर एंटीबॉडीज़ बनने के लिए 21 दिन नहीं लगते, सिर्फ 15 दिन में बन जाते हैं। तो मतलब 2 ही हफ्ते में आपके पास इतनी एंटीबॉडीज़ आ जाती है कि आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इसीलिए जब वैक्सीन दिया जाता है तो 10-12 दिन में ही इतनी एंटीबॉडीज़ बन जाती है कि आप बच सकते हैं। और इसीलिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा, जो भारत में 2 प्रकार के वैक्सीन उपलब्ध है उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो हमारे पास जो वैक्सीन हैं, कई तरह के वैक्सीन होते हैं। लाइव एटीन्यूएटेड होते हैं, मतलब जिंदा वायरसेस। एटीन्यूएटेड मतलब उसको कमज़ोर किए ताकि वो डुप्लीकेट ना हो, वो कुछ प्रक्रिया से उसमें उसको डुप्लीकेट करने की उसकी काबिलियत निकल जाती है। ऐसे जिंदा वायरस भी शरीर के अंदर वैक्सीन के द्वारा दिए जाते हैं। कुछ वायरसेस हैं वो इनएक्टिवेट किए जाते हैं या किल किए जाते हैं, मतलब कि मार दिए जाते हैं ताकि वो अपने में मरा हुआ वायरस फिर अपने शरीर में भेज दिया जाता है ताकि उसके प्रोटीन्स उसके ऊपर है और उसके ऊपर एंटीबॉडीज बन सके। और बहुत तरह के वैक्सीन है, हमारे पास इसका समय नहीं है बात करने के लिए। फाइन, तो जैसे कि लाइव आप पूछेंगे कि ऐसे कौन से वायरसेस हैं या वैक्सीन है जो जिंदा इसमें दिए जाते हैं लेकिन एटीन्यूएटेड है, मतलब वो कमज़ोर किए गए। तो मीजल्स, मम्स और ट्यूबरकुलोसिस के जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है, मतलब जिंदा वायरस है लेकिन वो वायरस अपने बॉडी में डिसीज़ नहीं पैदा करता या वो उसकी पैदावार ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ती है। किल्ड वैक्सीन कौन से? हेपेटाइटिस ए और इन्फ्लुएंजा है, बहुत सारे दूसरे भी हैं, तो मैंने खाली लाइव एटीन्यूएटेड और इनएक्टिव कौन से हैं वो बताए हैं आपको। अब लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब क्या होता है, मतलब जिंदा वायरस को आप कैसे इसको कमज़ोर किया जाता है। तो जिंदा वायरस को उसको कल्चर मीडिया में इतने रिपीटेटिवली इसको ग्रोथ किया जाता है और उसकी जो जीन होती है जो उसको रेप्लिकेट करती है वो जीन उसकी कमज़ोर की जाती है, निकाल दी जाती है, जिसकी वजह से वो डिसीज़ नहीं पैदा कर सकता। ऐसे वायरस को फिर उसको वैक्सीन बना के फिर शरीर में छोड़ा जाता है। और किल्ड वैक्सीन को उसको केमिकल में डाल के उस वायरस की केमिकल में डालने की वजह से वो मर जाता है, लेकिन उसके सरफेस प्रोटीन जो है वो बरकरार रहते हैं। और ऐसे मरे हुए वायरस को अगर शरीर के अंदर डाल दें तो वो उस प्रोटीन जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है, अपनी शरीर बनाता है और इस तरह से हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। फिर टॉक्सोइड्स भी है। अब भारत में ये जो वैक्सीन रेगुलेटरी बॉडीज़ ने इसकी परमिशन दी है और 16 जनवरी 2021 को भारत में पहली बार ये वैक्सीनेशन लॉन्च किया गया। और पहली बार तो हेल्थ केयर वर्कर को दिया है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया है, उसके बाद में जिनको कोमॉर्बिड डिसीजेज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, दूसरी बीमारियां हैं उनको दिया जा रहा है और समय के साथ साथ सभी के लिए ये उपलब्ध किया जाएगा। हमारे पास 2 वैक्सीन है, एक है कोवैक्सीन है और एक है कोविशील्ड वैक्सीन। मैं थोड़ा कोवैक्सीन के बारे में बताना चाहूँगा। ये भी इंडिया में बनाया गया है और भारत बायोटेक ने इसे बनाया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के संगठन से इसको बनाया गया है। ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब कि ये जिंदा वायरस मार दिया गया है, उसको केमिकल में डाल के मर गया है, वो कोरोना वायरस ही है, लेकिन मरा हुआ वायरस जो कि रेप्लिकेशन नहीं कर सकता उसको वैक्सीन के रूप में शरीर के अंदर छोड़ा जाता है और उसके जो प्रोटीन्स होते हैं उसके अगेंस्ट फिर बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है और हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। इस वायरस के लिए 2 डोज लगते हैं, पहले डोज और दूसरा डोज 28 दिन के बाद दूसरा दिया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये सब ज़ीरो टेम्परेचर में नॉर्मल अपने फ्रिज के अंदर इसको स्टोर किया जा सकता है, 2 to 8 डिग्री के अंदर इसको स्टोर किया जा सकता है। दूसरा वैक्सीन है कोविशील्ड। ये एक फॉरेन की कंपनी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संगठन से इसको बनाया गया है और ये एटीन्यूएटेड वायरस है, मतलब कि वायरस की कमज़ोरी करके, लेकिन इसके अंदर चिंपांजी का एडिनो वायरस है, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से वायरल mRNA उसके अंदर छोड़ा गया है। भले चिंपांजी का हो लेकिन जो वायरल mRNA है
वो अपने शरीर में जाके जो एंटीजेंस बनाते, जो प्रोटीन बनाते हैं, वो कोरोना वायरस के प्रोटीन बनाते हैं और उसके लिए उसके आगे एंटीबॉडीज बनती है। तो ये जो बाहर का जो mRNA हमारे शरीर में जाता है, ये 30 या 40 दिन ही जिंदा रहता है और उतने दिन में इतने एंटीबॉडीज एंटीजन बना लेता है कि जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन सकते हैं। इस तरह से हमारे पास कोरोना के ही एंटीबॉडीज इससे भी बनते हैं। सो दो इट इज़ एडिनो वायरस ऑफ चिंपांजी, बट जो उसके वायरल प्रोटीन्स है वो कोरोना वायरस के ही बनाए जाते हैं। इस तरह से इसकी प्रक्रिया की गई। कोविशील्ड में भी 2 डोज लगते हैं। एक डोज, पहले डोज, इसको थोड़ा दूसरा डोज के लिए थोड़ा लंबा समय है, 8 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक के बाद में भी इसका सेकेंड डोज ले सकते हैं। इसको भी कोवैक्सीन की तरह 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर स्टोर किया जाता है और बहुत ही सेफ है। तो नॉर्मल इसमें फिर कुछ अन्य देशों में अलग अलग वैक्सीन बनाए गए हैं और इसकी कॉस्ट मैंने यहाँ पे बताई है। जैसे कुछ वायरल वेक्टर्स है जो कि $4 तक का है। एक मॉडर्ना कंपनी है, अमेरिका के 2 वैक्सीन है, RNA वायरसेस है। इसकी कॉस्ट देखिए बहुत ज़्यादा है, 33 पाउंड्स, $33 और $20 है। कुछ जो हमें रशिया ने बनाया है वायरल वेक्टर का है, उसकी भी लगभग 10 की है। सो एक्चुअली वैक्सीन करता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे वैक्सीन हमारे शरीर में डिलीवर हो गया, वो वैक्सीन वायरस अंदर जाने के बाद जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, मतलब WBCs है, सब सफ़ेद रक्त पेशियाँ, वो इसको पकड़ के T सेल के पास लेके जाती है। T सेल के 2 भाग बनते हैं। फिर एक B सेल है जो कि एंटीबॉडीज़ बनाता है। वो B सेल बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बनाता है 21 दिन में और फिर वो वायरस को मार देता है। एक मरा हुआ ही वायरस है लेकिन बहुत सारे एंटीबॉडीज़ उसमें बनाए जाते हैं। और दूसरा है T सेल एक्टिवेट होके वो जो मरे हुए सेल्स के अंदर जो डेड वायरसेस के टिश्यूज़ है उसको खा के क्लीन किया जाता है। प्लस ये दोनों की मेमोरी बनती है। तो ये मेमोरी सेल ये काम करती है कि दूसरी बार अगर हो जाए तो ये 21 दिन का प्रोसेस नहीं होता है, ये 10 दिन के अंदर ही वापस इतना प्रक्रिया वापस चालू कर देती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमको वैक्सीन जिसने लिया है उसको अगर वायरस मिल जाए तो फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इसके पास बहुत सारी पेशियां होने के बाद एक पेशी की जगह हज़ारों पेशियां इस पर काम करती है और हज़ारों B सेल्स तुरंत फटाफट इतने सारे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं कि 10 दिन के अंदर वो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसलिए वैक्सीन लेने से पेशेंट की जो रिकवरी है वो फास्टर है, कॉम्प्लिकेशंस है वो कम है और पेशेंट की जान इससे बचने में बहुत सहायक होती है। और इसीलिए हमको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर हमको वैक्सीन ये हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो हमारी रिकवरी फास्ट हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि मैंने तो वैक्सीन लिया है फिर मुझे कोरोना क्यों हो गया। देखो, हम लोग जब वैक्सीन लेते हैं तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ है वो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं और जो वायरस होता है वो शरीर के बाहर होता है, हवा में। अब बाहर जो हवा में वायरस है और अंदर अपने एंटीबॉडीज़ है, ये एंटीबॉडीज़ बाहर वाले कोरोना वायरस पे काम नहीं कर सकता। जब तक वो अंदर नहीं आएगा तब तक वो हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ ज़्यादा वायरस है हवा में और आप वहाँ चले जाए और वहाँ सांस ले ले तो वो वायरस तो आपके सांस में चला जाएगा और इस तरह से अपने शरीर में चला जाएगा। जब आपके शरीर में जाएगा तब आपका RT-PCR टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आ सकती है, क्योंकि वायरस आपके शरीर के नाक के सेल के ऊपर है। RT-PCR टेस्ट वो वहाँ से ली जाती है और जब अंदर चला जाता है आपके, तब ये एंटीबॉडीज़ आपको इस वायरस को मार देती है। तो इसलिए ये गलती मत समझना कि मैंने वैक्सीन लिया तो मुझे वायरस नहीं होगा। आप अगर वायरस इन्फेक्टेड एरिया में जहाँ हवा में ज़्यादा वायरस है वहाँ चले जाएंगे, भले आपने वैक्सीन लिया हो, लेकिन ये वायरस जो हवा में है वो आपके शरीर में जा सकता है और आप पुनः इन्फेक्ट हो जाए। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भले चाहे आपने वैक्सीन ली हो या ना ली हो, आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना नहीं है जहाँ वायरस की ज़्यादा संख्या है, जैसे अस्पताल है, पेशेंट्स की कोई है, उसके घर में जाना या और कहीं जाना बहुत धोखादायक है। वैसी जगह पे जाना नहीं चाहिए और अगर जाना है तो डबल टिपल मास्क लगा के जाना है और वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। ये कुछ RNA वायरस किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में बताया है। कॉमन कुछ लोग कहते हैं कि इससे क्या क्या मुझे हो सकता है, वैक्सीन लेने के बाद मुझे
क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जहाँ हम लोग इंजेक्शन लेते हैं उस साइड पे, जैसे कंधे पे दर्द हो सकता है, कुछ थोड़ी सी सूजन आ सकती है, थोड़ा सा लालपन हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों में ये होता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दर्द रहता है। और पूर्ण शरीर में या तो आपको बुखार आ सकता है या ठंड बच के राइवर्स आ सकते हैं, आप बहुत टायर्ड फील कर सकते हैं या आपको हेडेक हो सकता है। लेकिन ये कहा गया है कि जब वैक्सीन आपको दिया जाता है तो वायरस के जो पार्टिकल्स हैं या वायरस है वो आपके शरीर में आने के बाद जो एंटीबॉडीज काम करती है उसकी वजह से ये फीवर, टायर्डनेस और हेडेक होता है। तो अगर ये सिम्टम आ रहे हैं इसका मतलब कि आपका शरीर उसके ऊपर काम कर रहा है, तो ये कोई खतरा नहीं है, ये साइन है कि आपका शरीर उसके ऊपर काम कर रहा है। सो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती रहेगी कि वैक्सीन का जो सरकार ने यहाँ पे उपलब्ध किया है वो सभी उसका लाभ लें और सभी इससे डरे नहीं। बहुत सारे डर लोगों के अंदर फैला हुआ है कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों की मौत हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर हुए होंगे, लेकिन वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस मैं समझता हूँ कि 1 in 10,000 या ऐसा 1 in 1 लाख या उससे भी ज़्यादा उतने भी कम लोगों में होता है और मौत तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वैक्सीन का लाभ लें और आपको कुछ समस्याएं हैं तो मेरे नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिएगा और सभी को इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।